बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। कौन सी रजीम है जिसको वेस्ट या इसराइल इस वक्त इंस्टॉल करना चाहता है, और बात ये हो रही है कि चाहे वो सक्सेसफुली ईरान को लीड कर सके या ना कर सके, मकसद ये है कि वहाँ पर एक ऐसी हुकूमत जो है उसको इंस्टॉल किया जाए कि जिसके नतीजे में ईरान एक खाना जंगी का शिकार हो जाए। और उस खाना जंगी के नतीजे में ईरान ने गुज़श्ता 40-50 साल में जितनी भी एडवांसमेंट की है, जो भी उसकी पॉस्चरिंग है, उसको तबाह बर्बाद किया जा सके। वहाँ पर एक तवील खाना जंगी हो और वहाँ पर फिर दहशत गर्दी के वाक़यात, गैर रियासती अनासर का जो है वो वहाँ पर खुलेआम फिरना और बहुत सी कार्रवाइयाँ करना, ये एक मामूल की बात बन जाए। अब इस सारी सूरत हाल में हमारे सामने जो इस वक्त डेवलपमेंट्स गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हो चुकी हैं, ईरान की तरफ से जो पॉस्चरिंग हो रही है, सैयद अली ख़ामनेई के जो बयानात आ रहे हैं, और फिर दूसरी तरफ से इसराइल से जो बयानात आ रहे हैं, उसका ज़रा खुलासा मैं आपके सामने रख देता हूँ, तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। सबसे पहले तो जो इसराइली डिफेंस फोर्सेस के सरबराह हैं, उनका मैं आपके सामने स्टेटमेंट रख देता हूँ। और वो इसराइलियों को एक ऐसी लंबी, तवील और सब्र आज़मा जंग की तैयारी करने का कह रहे हैं कि जिसमें शायद अहदाफ जो उनके जहन में हैं उनका हुसूल में बहुत ज़्यादा वक्त लगे। अमेरिका, जिसके हवाले से लगता ये था कि शायद वो बहुत जल्द इस जंग में कूद पड़ेगा, लगता ये है कि अमेरिका एज ए नॉन लुकर बैठकर देखना चाहता है कि इस सारे मामले में चीज़ें कैसे शेप अप होती हैं। वो ये चाहता है कि इसराइल ख़ुद इसमें जिस हद तक अभी आगे चल सकता है वो चले। और अभी अमेरिका ने हतमी तौर पर इस जंग में बूट्स ऑन ग्राउंड या फिर अपने खुद से अटैक करने का फ़ैसला नहीं किया। इस जंग में अमली तौर पर अगर देखा जाए तो बैक एंड पर ज़ाहिर है कि अमेरिका मौजूद है, लेकिन फोर फ्रंट पर आकर अपने पर्सोनल, अपने फ़ौजियों के ज़रिए कार्रवाइयाँ करने का फ़ैसला अभी होता है या नहीं, ये बात ज़ाहिर है कि अभी आने वाले दिनों में इसके हवाले से तफसील सामने आएगी। जो इसराइली डिफेंस चीफ़ हैं, उन्होंने इसराइली जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके चीफ़, उन्होंने वार्निंग दी है अपने ही मुल्क के शहरियों को, इसराइलियों को, कि दे मस्ट ब्रेस फॉर प्रोलॉन्ग्ड कैंपेन अगेंस्ट ईरान, कि एक लंबी मिलिट्री कैंपेन के लिए इसराइली जो है वो ख़ुद को जहनी तौर पर तैयार कर लें। और एयाल ज़मीर जो कि IDF चीफ़ हैं, उन्होंने ये कहा है कि ईरान ने जिस वक्त इस जंग का आगाज़ किया, हालांकि जंग का आगाज़ जो है वो ज़ाहिर है कि इसराइल ने किया था, जो अटैक किया वो सरप्राइजिंग भी था। उस वक्त उनके एस्टिमेट के मुताबिक ईरान के पास 2500 के करीब मिसाइल थे, 500 के करीब ये एस्टिमेट्स मौजूद हैं कि वो इस फायर अभी तक ईरान कर चुका है। लेकिन ये ज़ाहिर है कि एक मुअम्मा है पूरी दुनिया के लिए कि ईरान के पास एग्जैक्टली जो नंबर ऑफ़ मिसाइल्स है वो कितना है। अब जो बैनुल-अक़वामी मीडिया इसके ऊपर तबसरे भी कर रहा है, आपने फुटेजेस भी देखी होंगी कि आखिर ईरान के मिसाइल किस तरीके से हिट कर पा रहे हैं इसराइल को। दुनिया भर का बेहतरीन दिफाई निज़ाम वहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, आयरन डोम है, वहाँ पर डेविड स्लिंग है, एरो 2, एरो 3, थर्ड जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये तमाम की मौजूदगी में आखिर ईरानी मिसाइल जो है वो किस तरीके से लगते हैं। और उसके ऊपर मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं उसके ऊपर बात हो रही है कि स्वॉर्मिंग की जा रही है, उस सिस्टम को ओवरवेल्म किया जा रहा है ईरान की तरफ से, कि बैक वक्त पहले जो है वो फायर किए जाते हैं, ड्रोन्स जो हैं वो भेजे जाते हैं। जो ड्रोन रास्ते में काउंटर नहीं हो पाते और इसराइल पहुंच जाते हैं तो उनका सिस्टम जो है उनको इंगेज करने लगता है। और फिर जो ड्रोन्स भेजे जाते हैं उसमें उसके साथ ही एक ऐसी टाइमिंग के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए जाते हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल जैसे ही ये ड्रोन्स इसराइली फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हों, उसी वक्त उनकी टाइमिंग हो कि वो मिसाइल भी, बैलिस्टिक मिसाइल भी एन उसी वक्त इसराइल को हिट करने के लिए इसराइली हदूद में पहुँचें। और फिर ऐसी टाइमिंग से हाइपरसोनिक मिसाइल फायर किए जाते हैं कि ये 3 के 3 इकट्ठे पहुँचे, और उस दौरान सिस्टम को चीट करते हुए जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं वो जाकर हिट करते हैं, क्योंकि जितनी भी बैटरीज़ हैं इन एयर डिफेंस सिस्टम्स की वो इंगेज हो जाती हैं ड्रोन्स को और दीगर बैलिस्टिक मिसाइल्स को फ़िज़ा में तबाह करने में। और जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो इस सिस्टम को चीट करता हुआ जाकर अपना हदफ हासिल कर लेता है। अब जो इसराइली डिफेंस मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हम ये हमला ना करते तो फिर बड़ा मुमकिन था ये कि ईरान 8000 के करीब मिसाइल बना लेता,
بیلسٹک میزائلز کی تعداد اس کی بڑھ کر بہت جلد 8000 ہو جاتی، اور ہم جو حملے کر رہے ہیں اس میں ایران کا جو میزائل پروگرام ہے خاص طور پر، اور فیکٹریز ہیں جہاں پر یہ میزائلز بنائے جاتے ہیں، ان کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اس میں جو اسرائیلی ڈیفنس چیف ہیں جو لیفٹننٹ جنرل ایال زمیر، انہوں نے کہا کہ اسرائیلیز مسٹ پریپیئر فار اے پرولونگڈ کیمپین، ایک لمبی کیمپین کے لیے تیار ہو جائیں ایران کے خلاف، ٹو ایلیمینیٹ اے تھریٹ آف دس میگنیٹیوڈ، کہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے جس سے نمٹنے کے لیے وہ تیار ہو جائیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک بات تو واضح کر دی کہ یہ کانفلکٹ، یہ لڑائی بہت جلد ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اپنی ویڈیو سٹیٹمنٹ جو انہوں نے جاری کی ایران کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ ایران کئی سالوں سے اسرائیل کی تباہی کے منصوبے پر کام کر رہا تھا، اور گزشتہ کچھ مہینوں میں اس پلان میں اتنی شدت آتی ہوئی دکھائی دی، اتنی تیزی تھی کہ یہ ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ گیا کہ جہاں پر ایران کی جو کیپیبلٹیز ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، وہ آپریشنل کیپیبلٹی میں، آپریشنل صلاحیت میں تبدیل ہونے والی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ جس وقت ہم نے اپنا اوپننگ اٹیک ایران پر لانچ کیا، اس وقت ایران کے پاس 2500 کے قریب سرفیس ٹو سرفیس میزائلز موجود تھے، اور جس ہائی پروڈکشن ریٹ سے ایران جا رہا تھا، 2 سال کے اندر اندر یہ تعداد 8000 میزائلز تک پہنچ سکتی تھی۔ پھر آگے انہوں نے کہا کہ جو ایران کا بیلسٹک میزائل ایفرٹس ہیں، نیوکلیئر ایڈوانسز ہیں، وہ اپنے ریجنل پراکسیز کے ساتھ مل کر انہوں نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم ایک پریمپٹیو سٹرائک کریں ایران پر۔ دی IDF will not stand by and watch as threats develop، ہم بیٹھ کر یہ سب کچھ نہیں دیکھیں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو ہمارا ڈاکٹرن ہے اس کے مطابق اب ہم نے پرویکٹیولی اور ایڈوانس میں پریونشن کے طور پر ایک جو ہمارے وجود کو خطرہ ہے اس کے لیے ہم نے یہ کام، اس کا آغاز کیا ہے۔ اسرائیل نے جو لانچ کیے اس کی پوری تفصیل انہوں نے بتائی کہ گزشتہ 20 مہینوں کے دوران کس طرح سے ایران کے جو ریجنل ایکٹرز ہیں جن کے ساتھ ایران کولیبریٹ کرتا تھا ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اور جس میں غزہ میں، لبنان میں، یمن میں حملے کیے گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے اس آپریشن کے لیے جو اس وقت جاری ہے اس کے لیے سال ہر سال تیاری کی ہے، اور ہماری جو آپریشنل اور اسٹریٹجک کنڈیشنز ہیں اس کے مطابق ہم نے اپنی صلاحیتوں کو اس نہج پر لائے ہیں کہ جہاں پر اب ہم یہ آپریشن کیری آؤٹ ہو رہے ہیں۔ ایک لمبا چوڑا ان کا سٹیٹمنٹ تھا۔ بہرحال اس سٹیٹمنٹ سے ایک بات واضح ہے، اور جس طریقے سے ہولڈ بیک کیا ہے امریکہ نے اپنے ڈیسیجن کو کہ وہ ایٹ اے لیٹر سٹیج اس کو جوائن کرے گا، اس کا مطلب یہی ہے کہ اب ایک لمبی جنگ جو ہے وہ اس ریجن میں جاری رہے گی۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا روس اور چائنا اس میں کس طریقہ کار کے تحت شمولیت اختیار کرتے ہیں؟ کیا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ امریکہ اگر خود اس جنگ میں شامل ہوتا ہے تو پھر ادھر سے ممکنہ طور پر روس، کیونکہ چین کا یہ طریقہ کار نہیں ہے، چین ظاہر ہے کہ ایک کوورٹ سپورٹ ضرور ایران کو دے رہا ہے، ایک اوپن ڈپلومیٹک اینڈ پولیٹیکل سپورٹ ضرور دے رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ جنگ میں شامل ہونا یہ چین کا طریقہ کار نظر نہیں آتا۔ البتہ روس جو ہے وہ ڈیفنس ایکوپمنٹ کی سپلائی جو ہے وہ ضرور جاری رکھے گا۔ ماسکو سے، کرملن سے بڑے سٹرونگ سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں اس کے حوالے سے۔ جو کانفلکٹ ہے، اس کانفلکٹ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو کی ایونٹس ہوئے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جس میں ایک تو ظاہر ہے کہ ٹریڈ ہوا ہے میزائلز کا، اسرائیل نے ایران کے اوپر اور ایران نے اسرائیل کے اوپر اب میزائلوں سے حملے کیے ہیں، اور دونوں جانب میزائل اٹیکس جو ہیں وہ سکسیسفلی کیری آؤٹ ہوئے ہیں۔ دونوں جانب لوگ مارے بھی گئے ہیں، دونوں جانب لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ جو فائٹنگ ہے اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ایک دعویٰ یہ بھی کیا گیا اسرائیل کی طرف سے کہ ایک اور پرومیننٹ سائنٹسٹ، نیوکلیئر سائنٹسٹ جو ہیں ان کو اسرائیل نے شہید کر دیا ہے تہران میں۔ اور اس حوالے سے جو اسرائیلی ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے ایک لمبا چوڑا بیان جاری کیا، اور پھر جو ایران کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو صدرن اسرائیل ہے، جنوبی اسرائیل، وہاں پر ایک سکسیسفل سٹرائک کیری آؤٹ کی گئی ہے جس میں بہت سے لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور امپیکٹس جو
रिकॉर्ड हुए हैं कि तल अवीव में, नेगेव में और हाइफा में मिसाइल इम्पैक्ट्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। अब इस हवाले से जो डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर कैजुअल्टीज़ के हवाले से भी जो है वो एक अनकन्फर्म्ड नंबर जो है वो दोनों जानिब से आ रहा है। अलबत्ता ईरान के हवाले से जो इतलात हैं उसमें अब तक इस कॉन्फ्लिक्ट में 639 लोग जो हैं वो ईरान में शहीद हो चुके हैं, जबकि इसराइल ने अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ 24 लोगों के मारे जाने, हलाक होने की तस्दीक की है। अलबत्ता इसराइल में ज़ख्मियों का नंबर भी बहुत ज़्यादा है और वहाँ के जो इमेजेस हैं वो बड़े वाज़े तौर पर बताते हैं कि बहुत सारे एरियाज़ रिहाइश के काबिल नहीं रहे और लोग अब बंकरों में मौजूद हैं। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि बहुत से इजराइलीज़ उन्होंने अपने क्लेम्स डाले हैं, वो पैसे मांग रहे हैं अपनी हुकूमत से, वो क्लेम्स कर रहे हैं, वो रिहाइश के लिए तलब कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है कि इसराइल जिस तरीके से बनाए कि आप अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है उसके ख़ास कोड है, आप किस तरह का घर बना सकते हैं। हर घर में एक टनल होगी, वो टनल उस गली में, उस एरिया में एक बड़े बंकर की तरफ लीड करेगी। सायरन बजेंगे, जब सायरन बजते हैं तो आपने उस जगह पर चले जाना है। तो एक ऐसा मुल्क जिसको एक कंटोनमेंट, एक फ़ौजी छावनी के तौर पर बनाया गया हो, वहाँ का डिफेंस जो है ब्रीच होना, वो ज़ाहिर है कि ईरान का एक बहुत वसीओ अरीज़ रकबा और वहाँ पर एक ऐसे मुल्क के ऊपर मिसाइल का हमला सक्सेसफुली कैरी आउट होना वो उतने अचंभे की बात नहीं जितना एक फोर्टिफाइड, एक डिफेंस कंटोनमेंट, एक फोर्ट्रेस जो है उसके डिफेंस को ब्रीच करते हुए सक्सेसफुली जिस किस्म के जो हमले हैं वहाँ पर कैरी आउट हो रहे हैं। अब इस हवाले से इस रीजन में प्रोटेस्ट जो हैं वो ख़ास तौर पर ईरान के फेवर में और इसराइल के ख़िलाफ़ हुए। उसमें जो बैरूत है लबनान, वहाँ पर होने वाला मुजाहरा, फिर शिराज़ में, मशहद में, कुम में, इस्फहान में, तेहरान में जो जिस किस्म के मुजाहरे हो रहे हैं उससे लगता यही है कि जितना ईरान के मौजूदा निज़ाम को रिजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही थी, लोगों की सपोर्ट उस निज़ाम के लिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो बगदाद है वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ। फिर जो पॉलिटिक्स है उसमें अगर हम बात करें कि कौन सी डेवलपमेंट्स हुई हैं तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये आइडिया ये रिजेक्ट कर दिया है कि जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ड, उनका स्टेटमेंट आया था कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर हथियार बनाने के बिल्कुल करीब नहीं है। ऐसे कोई शवाहिद अमरीकी इंटेलिजेंस के पास मौजूद नहीं है कि ईरान जो है वो कोई न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। उनको रिजेक्ट कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। उसने कहा कि वेल माई इंटेलिजेंस कम्युनिटी इज़ रॉन्ग, कि मेरी जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है वो इस हवाले से गलत है, उनके इल्म में नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर मुसर है कि नहीं, ईरान जो है वो एक न्यूक्लियर वेपन बनाने के मंसूबे पर काम कर रहा है। अलबत्ता जंग के हवाले से उन्होंने बड़ा दिलचस्प तबसरा किया। उन्होंने कहा कि इजराइल इज़ डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ वॉर, कि इसराइल बड़ा बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है जंग के हवाले से। दूसरी तरफ उन्होंने ये नहीं कहा कि ईरान जो है उसकी परफॉर्मेंस जंगी एतबार से कोई बुरी है। उन्होंने कहा कि यू कैन से दैट ईरान इज़ डूइंग लेस वेल, कि इसराइल के मुकाबले में थोड़ा सा कम परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ईरान जो है उसके भी एक पोटेंट फोर्स होने के हवाले से उन्होंने कोई तमस्खर नहीं उड़ाया। फिर हम ये देखते हैं कि जो इस ईरान के सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, वो ये वाज़े तौर पर ऐलान करते हैं कि इस जंग का ख़ात्मा सिर्फ इस कॉन्फ्लिक्ट का ख़ात्मा सिर्फ इसी सूरत मुमकिन है कि इसराइल जो है वो अपने फ़िज़ाई हमले रोके, और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर एक बहुत ही ताकतवर मजबूत जो रिस्पांस है वो आएगा ईरान की तरफ से, जिसके ऊपर सख्त जो है वो रिग्रेट होगा इसराइल को और मगरबी दुनिया को। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो हैं उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा कि जो मॉस्को है वो इस वक्त अपने जो इसराइल में और ईरान में मौजूद दोस्त हैं उनके साथ अपने आइडियाज़ शेयर कर रहा है कि किस तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सकता है। और व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उनके ख्याल में अभी भी इस मामले का सफारती हल निकाला जा सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो यूएस सेक्रेटरी हैं ट्रेजरी के, ख़जाना के, स्कॉट बेसेंट, वो नई पाबंदियों का ऐलान करते हैं ईरान के ऊपर कि उनका जो ख़ास तौर पर डुअल यूज़ टेक्नोलॉजी है उसकी प्रोक्योरमेंट की सलाहियत को मज़ीद कर्ब किया जा सके, उनके वेपन प्रोग्राम, उनके बैलिस्टिक मिसाइल
प्रोग्राम के हवाले से नई पाबंदियों का ऐलान करते हैं। कतरी प्राइम मिनिस्टर का रब्ता होता है नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और वो उनके साथ गुफ्तगू में ये कहते हैं कि इसराइल जिस तरीके से ईरान में जिन चीज़ों को टारगेट कर रहा है, ख़ास तौर पर जो उनकी मुआशी मईशत को नुकसान पहुंचा रहा है, जो उनकी इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ हैं उनको टारगेट कर रहा है, उसके बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक तबाहकुन कॉन्सिक्वेंसेस होंगे पूरे खित्ते पर। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रॉन कहते हैं कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि सिविलियंस पर, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला किया जाए। वो नाम नहीं लेते, वो इसराइल की बात कर रहे हैं या वो ईरान की बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये स्टेटमेंट देते हैं। और फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से वो ये कहते हैं कि तेहरान जो है उसको चाहिए कि वो इसके हवाले से अपनी जो है वो एक विलिंगनेस का इजहार करे। तैयब अर्दवान का जर्मन चांसलर के साथ रब्ता होता है, वो ईरान के हवाले से बात करते हैं। यूके के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डेविड लैमे, वो ये बयान देते हैं कि बरतानिया जो है वो इसराइली अथॉरिटीज़ के साथ इस वक्त मिलकर बरतानवी नेशनल्स को तल अवीव से निकालने के मंसूबे का आगाज़ जो है वो कर चुका है, और बेन गुरियन एयरपोर्ट जैसे ही ऑपरेशनल होगा तो ये काम किया जाएगा। डिप्लोमेसी के चैप्टर में हम ये देखते हैं कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी मीटिंग इस ख़ास मामले के ऊपर यूएन हेडक्वार्टर्स में होती है न्यूयॉर्क में, और उसमें इसराइल और ईरान के मामले को डिस्कस किया जाता है। पाकिस्तान ने वहाँ पर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है, और जो राफेल ग्रॉसी हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो डायरेक्टर हैं, वो ये कहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है कि जिसके मुताबिक जो है वो ये हतमी तौर पर कहा जा सके कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। साथ ही वो ये कहते हैं कि हमले जो हैं वो ख़ास तौर पर बुशहर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहाँ पर किसी सूरत नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो फिर रीजन पूरे सिर्फ ख़ास तौर पर ईरान में उसका इम्पैक्ट नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया उससे मुतासर हो सकती है। जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आता है कि जो इसराइल और ईरान की कॉन्फ्लिक्ट है वो एक ऐसी आग लगा सकती है कि जो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। फिर इसी तरीके से जो इसराइल के जो एम्बेसडर हैं वो ये कहते हैं कि जनाब हम तो जंग नहीं रोकेंगे, और जिस वक्त तक हम अपने अहदाफ हासिल नहीं करते ये जंग जारी रहेगी। रशिया के अनबॉय का फिर ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर जिनेवा में मीटिंग अटेंड करते हैं। वो फ्रांस के, बरतानिया के, जर्मनी के और यूरोपीय यूनियन के जो फॉरेन पॉलिसी चीफ्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ मुलाकात करते हैं, लेकिन उसमें भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। तो ये इस वक्त खुलासा है गुज़श्ता 24 घंटों की मेन और बड़ी डेवलपमेंट्स, जिससे वाज़ेह तौर पर ये नज़र आ रहा है कि मामला अब एक नई सूरत इख्तियार कर रहा है, और इसराइल जो ये चाहता है कि ईरान में रजीम चेंज हो और किसी तरीके से पहलवी डायनेस्टी को रिजरेक्ट किया जाए, उसका पुनर्जन्म, उसका एक दूसरा जन्म करवाया जाए, और रज़ा पहलवी को एक दोबारा से एक हुक्मरान के तौर पर इंस्टॉल किया जाए। ये क्या मुमकिन होगा और या नहीं, ज़ाहिर है कि इसके हवाले से हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन पाकिस्तान के जो सफारतकार हैं उनके असेसमेंट यही है कि सूरत हाल जिस जानिब जा रही है इसका कोई अच्छा नतीजा सामने नहीं आएगा, और जिस कैंपेन का आगाज़ मगरबी दुनिया इस वक्त कर चुकी है उसको अब शायद वो इस तरीके से छोड़ भी ना पाएँ। अब इसका हतमी नतीजा क्या निकलता है आने वाले दिनों में, इस हवाले से बहुत सारी डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं, उस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।